द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों का हिंदी साहित्य की इस कक्षा में स्वागत है। विद्यार्थियों, आज की इस कक्षा में रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि जो कि राम भक्त हैं और प्रकृति के चितेरे कवि हैं, सेनापति, उनके कवित्वों का अध्ययन करेंगे। सेनापति ने दो प्रमुख काव्य ग्रंथ लिखे हैं। जैसा कि इससे पहले हमने उनके जीवन और कृतित्व के परिचय के बारे में पिछली कक्षा में पढ़ा था। उनकी दो प्रमुख रचनाएं हैं, एक तो कवित्त रत्नाकर और एक काव्य कल्पद्रुम। कवित्त रत्नाकर में राम भक्ति से संबंधित, प्रकृति से संबंधित कवित्वों का समावेश सेनापति ने किया है। हमारे पाठ्यक्रम में उनकी राम भक्ति से संबंधित कुछ कवित्व और छह ऋतुओं से संबंधित ऋतु वर्णन को लेकर के उनके लिखे गए कवित्व शामिल हैं। आज की इस कक्षा में विद्यार्थियों हम उनके लिखे हुए बसंत ऋतु से संबंधित कवित्व का अध्ययन करेंगे। बसंत ऋतु, जिसे ऋतुराज भी कहा जाता है, ये सभी ऋतुओं में सबसे मनमोहने वाली ऋतु है। इसलिए और इसका जो सौंदर्य है वो सबके मन को हर लेता है और मानव समाज में और प्रकृति में प्रसन्नता का जिस तरह से समावेश इस ऋतु के आने पर होता है वो निश्चित ही देखने योग्य है। और इसी बसंत ऋतु का कवि सेनापति ने अपने कवित्व में किस प्रकार से चित्रण किया है उसका आज हम यहाँ पर पाठ करते हैं। यह जो कवित्व पहला जो आपके समक्ष स्क्रीन पर है, इसका हम वाचन करेंगे। उसके बाद इसकी व्याख्या हम समझेंगे। बरन बरन तरु फूले उपवन वन, सोई चतुरंग संग दल लहियत हैं। बरन बरन तरु फूले उपवन वन, सोई चतुरंग संग दल लहियत हैं। बंदी जिमि बोलत बिरद बीर कोकिल हैं, गुंजत मधुप गान गुन गहियत हैं। बंदी जिमि बोलत बिरद बीर कोकिल हैं, गुंजत मधुप गान गुन गहियत हैं। आवे आस पास पूह पन की सुबास, सोई सौंदे के सुगंध माज सन रहियत हैं। शोभा को समाज सेनापति सुख साज, आज आवत बसंत ऋतुराज कहियत हैं। शोभा को समाज सेनापति सुख साज, आज आवत बसंत ऋतुराज कहियत हैं। ये कवित्व जो है वो मनहरण कवित्व है और इसमें 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में जो है 31 वर्ण होते हैं। तो इस कवित्व में जो है ऋतुराज जो बसंत है, सभी ऋतुओं का राजा बसंत को कहा गया है। इस वसंत ऋतु का प्रकृति का मनुष्य रूप में यहाँ पर प्रस्तुत करेंगे सेनापति। तो प्रकृति का मानवीकरण होने से यहाँ पर मानवीकरण अलंकार भी शामिल है पूरे संपूर्ण कवित्व में। जिस प्रकार से एक राजा अपनी शानो शौकत राजसी ठाट बाट को से सुसज्जित होकर के जब आता है तो उसकी जो छटा है, उसका जो दृश्य है, उसकी जो शोभा है वो देखते ही बनती है। वह अपने साथ अपनी चतुरंगिणी सेना लेके आता है। चतुरंगिणी सेना का तात्पर्य रथ, हाथी, घोड़ा और पैदल चलने वाले 4 प्रकार की सेनाओं की टुकड़ी लेकर के वो आता है। और उसके साथ जो है वीरदावली गाने वाले, वीर गाथाएँ गाने वाले, गीत गाने वाले जो चारण भाट होते हैं वो साथ में होते हैं। और उनके यशोगान गाने वाले वो सभी व्यक्ति, सभी कविगण और चारण भाट वहाँ पर उस समाज की उस शोभा बढ़ाने वाले उस दल के साथ होते हैं। और जब राजा आता है, कोई भी राजा, तो उसके चारों तरफ जो है खुशबू सुगंध का एक समावेश होता है, एक फैलाव होता है। और उस खुशबू में जो है राजा सराबोर रहता है। और इस तरह से पूरे सुख साज, शानो शौकत, साजो सामान के साथ, पूरे समूह के साथ, दलबल के साथ जिस तरह से कोई राजा आता है, उसी तरह जो ऋतुराज बसंत हैं, ऋतुओं का राजा, वो किस प्रकार से इस सृष्टि, इस प्रकृति में अपना प्रवेश करता है,
किस प्रकार वो आता है, उसकी सुंदरता का बखान यहाँ पर सेनापति इस कवित्व में करते हैं। वो लिखते हैं कि बरन बरन तरु फूले उपवन बन, कि वसंत ऋतु के आने पर बाग बगीचों में, उपवन बन जंगल में और बगीचों में क्या हुआ कि बरन बरन रंग रंग के, विभिन्न रंगों के तरु वृक्ष फूले फूल गए हैं, खिल गए हैं, उन पर हरियाली आ गई है, उन पर पत्ते और फूल जो है वो दृष्टिगत होने लग गए हैं, वो सुशोभित होने लग गए हैं। और यही उनका सौंदर्य, वही पेड़ों का ये सौंदर्य, पेड़ों का ये हरियाली से आच्छादित हो जाना, ये हरे भरे पेड़, ये फूलों से लगदग पेड़ जो है वो बसंत ऋतुराज, जो बसंत ऋतु का राजा, वही उसकी चतुरंगिणी सेना है। ये जो सेना के जो प्रकार होते हैं उसी प्रकार ये जितने भी पेड़ हैं, वृक्ष हैं, फूलों के जो इनका सौंदर्य है, ये इनकी सेना है। तो ऋतुओं का राजा बसंत अपनी सेना के साथ जैसे मानो आ गया हो। बंदी जिमी बोलत बीरद बीर कोकिले हैं, गुंजत मधुप गान गुन गैयत है। कोकिल कोयल और मधुप यानी भौरे, कोयल और जो भौरे हैं वो क्या कर रहे हैं, बंदी जिमी बोलत, बंदी यानी चारण भाट जो यशोगाथा अपनी विरुदावलियाँ गा करके राजाओं का जो है मान बढ़ाते हैं, उनका यश और कीर्ति का प्रसार करते हैं, वो बंदी कहलाते हैं। तो बंदी जिमी बोलत, बंदी की तरह, चारण भाट की तरह जो है वीरद वीर यशगान की, कीर्ति की, वीरता की बिरदावलियाँ गाते हैं। और गुंजत मधुप गान गुण गहियत है, और मधुप यानी भौरे जो है राजा के गुणगान का अपनी गुंजन में व्यक्त कर रहे हैं। जिस प्रकार से राजा आता है और चारण भाट उसकी यशोगाथा, उसकी वीरता का बखान विरुदावलियाँ गा करके करते हैं, उसी प्रकार वसंत के आने पर कोयल जो है अपनी मीठी वाणी में ऋतुराज वसंत की यशोगाथा गाती हुई जान पड़ती है। वह जिस तरह से अपनी मधुर ध्वनि चारों तरफ गुंजायित करती हैं, अपनी मीठी वाणी में चारों तरफ वन उपवन को एकदम से गुंजायमान कर देती हैं। ऐसा लगता है मानो वह राजा बसंत की विरुदावली गा रही हो, और भौरे जो है फूल फूल पर जाकर के अपनी गुनगुन की ध्वनि से मधुर गान सुनाते हैं। ऐसा लगता है जैसे वे बसंत ऋतुराज जो है उसके गुण का, उसके गुणों का, उसके चरित्र का गान कर रहे हों। चारों तरफ फूल खिले हुए हैं और उन फूलों के खिलने से आसपास की जितने भी हवा हैं, वातावरण है, वो इतना सुगंधित है, सुगंध से आच्छादित हैं। ऐसा लगता है जैसे जब कोई राजा आता है तो चारों तरफ इत्र का छिड़काव होता है, उसके कपड़ों से, उसके आसपास के परिवेश के जितने भी लोग हैं उन सब के वस्त्रों से जिस तरह की सुगंध और खुशबू का एक समा बंधता है, वातावरण फैलता है, वही वहाँ पर दृश्य दिखाई दे रहा है कि फूलों के खिलने से चारों तरफ खुशबू फैल गई है। शोभा को समाज आवे आस पास पुहपन की सुबास सोई, सौंधे की सुगंध माज सने रहियत है। ऐसा लगता है जैसे ऋतुराज बसंत सौंधी सौंधी सुगंध के माज यानी बीच में सने सराबोर हैं। ऋतुओं का राजा बसंत सौंधी सौंधी खुशबू के बीच में सराबोर हो रहा है। और इस तरह से आगे कवि सेनापति क्या लिखते हैं, शोभा को समाज, और जितने भी लोग उस राजसी ठाट बाट के साथ, दल के साथ वहाँ पर ऋतुओं के राजा बसंत के साथ शामिल हैं, यहाँ लोक से तात्पर्य प्रकृति के वे सारे अंग है ना, जितने भी फूल खिले हुए हैं, भौरे गुंजायमान हैं, पेड़ों पर हरी भरी पत्तियां हैं, वो डालियां लगदग हैं एकदम फूलों से, फलों, और जिस तरह से चारों तरफ घास, हरियाली, तितलियां, ये सारा जो एक सौंदर्य है, खुशबू, सुगंधित हवा, मंद मंद पवन यहाँ पर बह रही हैं, तो ये जो शोभा को समाज है, सेनापति कहते हैं कि सुख साज, सुख, ये सारे सुख साधन ऐश्वर्य के साथ जिस तरह से राजा आता है, अपनी शोभा के समूह के साथ आता है, अपनी शोभा बढ़ाने वाले समूह के साथ सारे सुख और ऐश्वर्य के साथ प्रवेश करता है कोई राजा, उसी प्रकार
ऋतुराज बसंत प्रवेश कर रहा है। आवत बसंत ऋतुराज कहियत है कि ऋतुओं का राजा बसंत आज आ रहा है, इसीलिए इसे ऋतुराज कहा जाता है कि अपने पूरे दल बल के साथ प्रवेश कर रहा है। तो यहाँ पर हमने इस कवित्व के माध्यम से सेनापति के प्रकृति के सौंदर्य का चित्रण का जिस तरह से रूप वर्णन किया है कवि ने, उसको हमने यहाँ पर देखा है। और इसमें जो है वो मानवीकरण अलंकार वो पूरे कवित्व में शामिल है, हमने देखा है। और आलंबन रूप में इसका चित्रण प्रकृति का जिस तरह से किया है वो बड़ा प्रभावी रूप है। और यहाँ पर हम देखें कि बरन में जो है वो एक वर्ण की आवृत्ति 2 बार हुई है, परंतु दोनों बार जो है वो उसकी अर्थ जो है एक जैसा है, एक ही है। तो यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हुआ। और बंदी जिमी बोलत बिरद बीर बंदियों की तरह, है ना। तो एक यहाँ पर मानवीकरण तो पूरे में शामिल है ही है, उदाहरण भी इन्होंने दिया है। जिमी जैसे जहाँ शब्द आएंगे वहाँ पर उदाहरण अलंकार होता है। और पूरे पद्यांश की जो भाषा है और अनुप्रास की छटा तो इसमें पूरे पद में आपको सब जगह मिली जाएगी। शोभा को समाज, सेनापति सुख साज आज, है ना। तो अनुप्रास की एक सुंदर छटा पूरे पद में हमें पूरे कवित्व में बीरद बीर आवे आस पास पुहपन की सुबास सोई सौंदे के सुगंध मा। तो एक अनुप्रास का जो एक अपना जो सौंदर्य है वो यहाँ पर हमें दिखाई देता है। और साहित्यिक जो ब्रज भाषा है जिसमें ध्वन्यात्मकता है, अलंकारिकता है ना। और ये कवित्व छंद तो अपने आप में एक गाया जाने वाला अपना हिंदी का एक जातीय छंद है जो गाया जा सकता है। बहुत सुंदर रूप में इसको आप गायन करके इसका उच्चारण और वाचन कर सकते हैं। और ये रीतिकाल में जिस तरह से दरबारी जीवन का जो वर्णन होता था, उसको उस दृश्य को जो है प्रकृति में भी वो दृश्य यहाँ पर इस कवित्व में देखने को मिलता है। तो इस तरह से ये पूरा कवित्व बहुत ही सुंदर प्रकृति का उदाहरण है, सुंदर प्रकृति के चित्रण का उदाहरण है। तो आपने इस पूरे पद को सुना और समझा, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद।